हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी। मैं सागर शर्मा दिल्ली के सेंटर से आपका इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स बीत गया है और हमने मेंस की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वह हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा था। इन्वायरमेंटल जो क्षेत्र में कुछ कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की गई हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो हमने पढ़ी थी वह थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस 1972 में आयोजित की गई थी। इसके बाद हमने ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था जो 1987 में प्रकाशित हुई थी और इसकी थीम थी आर कॉमन फ्यूचर। यह रिपोर्ट इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इशू पे प्रकाश डाला और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने संक्षेप में एक डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी आज की वर्तमान की जरूरतें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है पूरी करता है, पर वह इस प्रकार में इस तरीके से हमें पूरी करनी है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स है वह खराब ना हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक संक्षेप में हमने डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट समिट जो थी रियो समिट या अर्थ समिट, जिसे हम 1992 में आयोजित की गई थी ब्राजील में, उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला था। और उसका एक इम्पोर्टेंट आउटकम जो था एजेंडा 21, वो भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड था। उसके बाद हमने उसी कॉन्फ्रेंस का एक और आउटकम था, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वह बन के जो बनी थी उस समिट के बाद, वह थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके बाद हम जो आज शुरू करेंगे वह एक इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशंस है। अब ये कन्वेंशंस जिनका नाम है बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, इन्हें बीआरएस कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और ये कन्वेंशन अधिकतर ये हजार्डस केमिकल्स या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन सब से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए हानिकारक है। तो इसका जो इन कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है वह जो ह्यूमैनिटी है उसका ध्यान केंद्रित करना है इन जो हजार्डस केमिकल्स हैं उनकी तरफ। तो जो पहला कन्वेंशन हम देखेंगे वह है बेसल कन्वेंशन, एंड दिस कन्वेंशन इट डील्स विद द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। सो दिस इज द बेसल कन्वेंशन। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इसे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो हजार्डस वेस्ट का उससे प्रोटेक्ट करना है। और इसका जो एप्लीकेशन है इस कन्वेंशन का वो वाइड वैरायटी ऑफ जो हजार्डस वेस्ट है उसको कवर करता है। और इसके अलावा जो जो हजार्डस वेस्ट की जो कंपोजिशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके उसके बेस पे हम दो और तरीके के जो वेस्ट हैं इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। वो होता है हाउस होल्ड वेस्ट और इंसिनरेटर एश। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को इंक्लूड नहीं करा गया है। अगर हम आगे इसके बारे में पढ़े तो ये जो कन्वेंशन है इट डील्स विद दी ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट, ये मैंने पहले भी आपको इससे पहले मेंशन किया था, एंड इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग दी hazardous waste transfer between the countries, that is the developed and the least developing countries। तो इसको हमें रिड्यूस करना है ऐसी ट्रेड को। रेडियो एक्टिव वेस्ट की ट्रेड को ये कवर नहीं करता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और इस कन्वेंशन का एक और एम है, इसको रिड्यूस करना है जो टॉक्सिसिटी है उसकी पेस को, और इस तरीके से उसको रिड्यूस करना है कि वह एनवायरमेंटली साउंड मैनर में हो या फिर सस्टेनेबल मैनर में। और ये जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी असिस्ट करना है इस कन्वेंशन का, सो दैट दे कैन मैनेज द हजार्डस वेस्ट इन द एनवायरमेंटली साउंड और सस्टेनेबल मैनर। अब हम इस कन्वेंशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। ये 1989 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था, 1992 में ये इफेक्ट में आ गया था। इसमें 199 स्टेट्स ने इसे साइन या रेटिफाई किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और हेती ने इसे रेटिफाई और साइन नहीं किया। उसके बाद जो कन्वेंशन है इसमें जो हजार्डस वेस्ट है वो एनेक्स 3 में लिस्ट होता है। बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लेमेबल हो, कोरोसिव हो, टॉक्सिक हो, वो इसमें लिस्ट हो सकता है। और दूसरी तरीके से जो केमिकल है या कंपाउंड है उसको लिस्ट करने का तरीका ये है कि जब दो
देशों के बीच में ट्रेड होती है तो जो एक्सपोर्टिंग नेशन है, इंपोर्टिंग नेशन और एक ट्रांजिट कंट्री भी होती है, तो 3 कंट्री हो गई। अगर इन तीनों में से कोई कंट्री अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बना के उसे लिस्ट आउट करती है, तब भी उस केमिकल को इस कन्वेंशन के अंदर रखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़े तो इस कन्वेंशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसमें जो नॉन पार्टीज है दे आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसपोर्ट हजार्डस वेस्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अनलेस प्रायर अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। अगर एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आप कर सकते हैं तो नॉन पार्टीज भी इसमें ट्रांसफर कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें जो सिग्नेटरीज है उनको डोमेस्टिकली अपनी लेजिस्लेशन, जो हम डोमेस्टिकली लॉज बनाते हैं, जैसे कि इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया था, उसके बाद हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो ये हमारे डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस है। तो वेयर लेजिस्लेशन इस तरीके से बनाने हैं कि उसमें जो हम लोग जो उसके वेरियस जो शेड्यूल है या जो उसमें जो लिस्ट है वह इस तरीके से हमें बनानी है जो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट ट्रैफिकिंग को एड्रेस कर सके। तो जो ऐसे प्रावधान होने चाहिए हमारे लेजिस्लेशन में जो इन दोनों इशू को डील कर सके। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो ये जो कन्वेंशन है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट को नहीं देखता है जो हजार्डस वेस्ट होता है, इसमें हम लोग जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, रीयूज, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल, ये पूरे इसको पूर्ण रूप से कवर करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका जो एक काफी बड़ा ऑर्गन है बेसल कन्वेंशन का, जो इसके डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये बाइनली मिलता है जो एकत्रित होता है मीटिंग के लिए। और जो बेसल कन्वेंशन है इसमें काफी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, और अमेंडमेंट इसलिए होते हैं जब ये कन्वेंशन बना होगा तो उस टाइम की जो डेवलपमेंटल नीड्स थी वह अलग किस्म की होगी, आज की जो डेवलपमेंट नीड्स है वह अलग किस्म की है। तो जो आज की डेवलपमेंटल नीड्स है या इससे पहले की जो डेवलपमेंट नीड्स है तो उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए अमेंडमेंट लाए जाते हैं। अब जो दूसरा कन्वेंशन है वह है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है, और ये 2004 में जो एनफोर्स किया गया था, मतलब जो साइन करके रेटिफाई करके जो इफेक्ट में आता है, तो ये 2004 में हुआ था। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो गवर्निंग काउंसिल है, इट कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड वाइड एक्शन ऑन द persistent organic pollutants in the year 1995, and now these pollutants, the persistent organic pollutants, they have the tendency to bioaccumulate and persist for a longer time in environment, and they have this tendency to bioaccumulate in the food chain, and this can be potentially harmful for both human beings and animals, along with being harmful for the environment also. So that is why this convention was brought into force, so that the attention could be drawn towards the persistent organic pollutants. Now, there are two committees, Intergovernmental Forum on Chemical Safety and International Program on Chemical Safety. Now, they have compiled the list of 12 chemical compounds which are known as the persistent organic pollutants. They are also known as dirty dozens. So, in prelims also for next year, I may say, for 2023, so if I may take liberty, see, obviously they can be a question which can be related to dirty dozens, like they can ask that dirty dozens is related to which field, so the examiner can test you, and obviously in mains also you can use this information in any of your answers. Now this convention, to discuss more about this convention, it requires developed countries to provide additional financial measures in order to eliminate the production and use of intentionally produced persistent organic pollutants. Now, this Stockholm Convention, it emphasizes on precaution throughout. Now, this is a very repetitive thing in nature. As you know, this convention, it deals with persistent organic pollutants. So, the most of the stress, it will be laid upon the elimination, the restriction on the use of the persistent organic pollutants. So you need to keep the broad outlines in your mind, and you need to frame your answers accordingly.
Now this is a very important committee, persistent organic pollutant review committee, and when this convention was adopted, it included a method of identifying the POPs and the criteria which had to be used in order to list the POP in the convention, that is the persistent organic pollutants. So this committee, it had the first meeting in Uruguay, and it proposed new candidates, means it assessed the new candidates proposed for listing under the convention, that is new type of persistent organic pollutants. Now India has also ratified this convention in the year 2006. Now it ratified with the opt-out clause, so that any amendment to the various annexes cannot be enforced on it unless an instrument of ratification, acceptance, approval, जब तक इंडिया नहीं चाहेगा तब तक उस पर कोई भी अमेंडमेंट एनफोर्स नहीं करा जा सकता। इसका ये बेसिक मतलब है। अब जो कन्वेंशन है इसमें जो 12 है, मैंने आपको बताया था 12 डर्टी डजन्स के नाम से, उनमें से 9 जो कंपाउंड है उन्हें तो एलिमिनेट करने का टारगेट है। जो डीडीटी है उसका रिस्ट्रिक्ट करने का टारगेट है, क्योंकि वह मलेरिया कंट्रोल के लिए भी यूज होती है, और जो डाइऑक्सिन और फ्यूरान प्रोडक्शन है उसको भी हमें रिड्यूस करना है। इसमें जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, ये मैंने बताया कि और क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है, और जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल जिसे हम पीसीबी है, ये डिफरेंट तरीके के केमिकल्स है जो इसमें लिस्ट हुए हुए हैं। अब हम जब अगला कन्वेंशन जो पढ़ेंगे वो है रॉटरडैम कन्वेंशन। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी हजार्डस वेस्ट। Now, this convention, the objective of the convention is to promote shared responsibility and cooperative efforts between the nations, that is the parties, in the international trade of certain hazardous chemicals, so that human health and environment can be protected. Also, it contributes to the environmentally sound use of those hazardous, this is also one of the objective, environmentally sound use of hazardous chemicals by facilitating information exchange about their characteristics, and also providing information about the national decision making process on their import and export, and by disseminating these decision to the parties. अब जैसे कि किसी कंट्री ने अगर उन्हें लिस्ट करा हुआ है हजार्डस केमिकल्स को और उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करती है, तो जो दूसरी कंट्रीज है, तो ये जो कंट्री ये काम कर रही है उसका दायित्व बनता है कि वह दूसरी कंट्रीज को ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करे। आगे अगर हम इस कन्वेंशन के बारे में बात करें, ये कन्वेंशन एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर के लिए, और ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर इट वाज फॉर्म्ड बाय द एफर्ट ऑफ यूएनईपी एंड फूड FAO, that is Food Agriculture Organization, in the year 1989, और it ceased to operate in the year 2006. अब इस कन्वेंशन में वाइड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स कवर होते हैं। उनका टोटल नंबर है 52, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये आप जान सकते हैं कि जो डर्टी डजन जैसे कि हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन में देखा, और यहाँ पे हमने 52 इंडस्ट्रियल, जो इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स लिस्ट हुए हुए, आप उनको एक बार जरूर देखिए। वे भी मतलब कई बार होता है कि उनमें से भी कुछ प्रीलिम्स में आ सकता है। अभी तो खैर प्रीलिम्स बीत गया, पर आगे 2023 के लिए भी बच्चे जो 23 का टारगेट लेके चल रहे हैं, वे जरूर इसको जो केमिकल्स वगैरह उनको पढ़ सकते हैं। अब ये तरीका है कि जो केमिकल्स है वे एनेक्स 3 में लिस्ट किए जाते हैं इन कन्वेंशन में, तो इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। ये जो कन्वेंशन है इट वर्क्स थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, और जो जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है और दूसरा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, नाउ इट इज अ प्रोसीजर और मैकेनिज्म for formally obtaining and disseminating decisions of importing parties as to whether they wished to receive future shipment of those chemical listed in Annex 3। तो जो importing nation है, जो नेशन मंगा रही है चीजें, जो केमिकल्स, उन्हें जो फ्यूचर शिपमेंट है जो केमिकल्स का, जो Annex 3 में लिस्टेड है, उनके बारे में बताना पड़ता है। एंड
कंप्लाइंस भी इंश्योर करना पड़ता है विद दीज एक्सपोर्टिंग पार्टीज, जो मतलब जो जिस कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ हमें कंप्लाइंस भी बनाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड होता है। इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, ऑब्वियसली एक पार्टी के बीच में नहीं होगा, दो पार्टी के बीच में होगा। और ये जो ब्रॉड रेंज ऑफ जो पोटेंशियली हजार्डस सब्सटेंसेस है उनके बारे में बताना पड़ता है। और इसी कन्वेंशन के मुताबिक ईच पार्टी को अपनी जो सेक्रेटरीट है कन्वेंशन का उसको नोटिफाई करना पड़ता है अगर कोई डोमेस्टिक रेगुलेटरी एक्शन लिया है किसी भी केमिकल को बैन या सिविली रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है और ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। अब इसमें एक कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इस कन्वेंशन से डील करने के लिए जो पार्टीज या कंट्रीज को अपनी एक डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी बनानी पड़ती है। तो जो डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी है वह एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है और ये एक प्राइमरी कॉन्टेक्ट पॉइंट की तरह काम करती है, जो कन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी काम है ये जो डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी है वह करती है उस देश की। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी ये कन्वेंशन में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जो इसका ऑपरेशन देखती है एंड इट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ द कन्वेंशन एंड अबाउट लिस्टिंग ऑफ केमिकल्स इन अनेक्स 3। सो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का काम है। एक केमिकल रिव्यू कमेटी है, ये रिकमेंडेशन देती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को, इसकी सब्सिडरी बॉडी है, टू इंक्लूड विच केमिकल्स विच हैव टू बी लिस्टेड इन एनेक्स 3 ऑफ द कन्वेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 52 टोटल केमिकल्स हैं विच आर लिस्टेड इन एनेक्स 3, 35 पेस्टिसाइड्स हैं इंक्लूडिंग 3 सीवियरली हजार्डस पेस्टिसाइड, 16 इंडस्ट्रियल केमिकल्स है और एक केमिकल जो कि दोनों कैटेगरी में लिस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हम इस तरीके की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप इस हमारे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी को, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।